दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी होमगार्ड भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 पास हैं तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको UPPRPV.in सर्च करके वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद में आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है। अगर OTR कर लिया हो यानी पहले अगर कोई भी UPPRPV की वेबसाइट पर अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है UPSI वगैरह का तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अब तक तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ही पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आपको दिखेगा एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद में ईमेल आईडी फिल करने के बाद में जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक, इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें, जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। OTP सत्यापन सफल रहा, आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक, फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज। आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 18 आपने कंप्लीट कर लिया तो इस पर टिक करें। फिर इसके बाद में नीचे रहेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर आपका लॉगिन है तो आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजीलॉकर। अगर आपके पास आधार और डिजीलॉकर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा वेरीफाई विद पैन कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं है तो आधार कार्ड, सिंपल आधार कार्ड से अपना इसका वेरिफिकेशन कर लें, काफ़ी आसान रहेगा। अगला रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर क्रिएट और पासवर्ड। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप ये वाला ऑप्शन लें, काफ़ी ईजी रहेगा, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा कृपया अपना आधार कार्ड का नंबर या BID नंबर डालें, वर्चुअल ID नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ डाल दें। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा, फिर वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक, इसके बाद में वेरीफाई प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब OTP यहाँ पर डाल दिया। OTP डालने के बाद में इसके बाद में आप लोग वेरीफाई प्रोसीड पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा आधार सत्यापन सफल रहा। आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये चीज़ कैच कर ली जाएगी। ठीक है, आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ आपके। अब नीचे आएंगे, आपको दिखेगा व्यक्तिगत जानकारी में नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आधार के अनुसार आपका विवरण आ चुका है। इधर साइड में मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है कंप्लीट पूरा नाम यहाँ पर डालिए। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर डालिए। ठीक है, मैच करनी चाहिए। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जेंडर क्या है। ठीक है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो इन्फॉर्मेशन वही आधार कार्ड पर होनी चाहिए। ठीक, आगे है फादर नेम, फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है और रीटाइप फादर्स नेम में दोबारा से फादर का नेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है और प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है अपना पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड आपको अब क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। ये बड़े अक्षर छोटे अक्षर दोनों हो, स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स हो। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो R कैपिटल, बाकी AHUL ये स्मॉल, यानी अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @ ले लेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बनाएं, यहाँ पर डालें। सेम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और इसके बाद में शो होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो होगी, ठीक इस प्रकार से। इसके बाद में मैंने उपरोक्त विवरण को पुनः जांच किया है, इस प्रकार से इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में फिर से आपको शो होगा खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित। एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो कंफर्म कर लें, मेक श्योर कर लें कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है, कुछ चेंजेस करना हो तो अभी कर लें, ठीक है। प्रोसीड पर ना जाएं, जो क्रॉस का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको बैक जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अभी जो बात में आपने भरी है। अगर श्योर हैं कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट बन चुका है। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको दिखेगा लॉगिन का ये बटन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको। पहला है डिजी लॉकर से लॉगिन। डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हैं, आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट से लॉगिन करने के लिए जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डालने हैं वो डालनी पड़ेगी और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप लोग आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहें तो इस पर क्लिक करें। अब आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर आपके लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। इसके बाद में जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी जाएगा यहाँ पर डालिए। इसके बाद में इस बॉक्स पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप लॉगिन कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपको शो होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ओटीपी यहाँ पर डालकर उसको वेरीफाई करेंगे। यानी ओटीपी मोबाइल नंबर भेजना हो तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद में आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनको पढ़ लेना। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देखें होम गार्ड कैडर 2025 ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं वर्तमान में UPPRV द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ, आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड। इस बॉक्स पर टिक करना है और अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी, कुछ आपको भरनी है। दूसरा अदर डिटेल्स भरनी है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, फिर अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। तो पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स में कुछ डिटेल फिल मिलेगी जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फादर नेम। ये चीज़ फिल है, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल है ये। अब एक ऑप्शन आपको फिल करना है मदर नेम। मदर का नेम यहाँ पर डालिए इंग्लिश में। वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो शादीशुदा हों तो मैरिड वरना अनमैरिड, और डाइवोर्स्ड विडो का भी ऑप्शन है, अपना ले सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे पहला स्टेप है डोमिसाइल डिटेल्स का और दूसरा है कैटेगरी डिटेल्स का। तो डोमिसाइल डिटेल्स यानी निवास प्रमाण पत्र की जानकारी आपको कैसे देनी है, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, आप यूपी के निवासी ही होने चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं, यानी दूसरे स्टेट के छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यस करेंगे आप लोग। यस करने पर यहाँ पर कुछ स्टेप्स ओपन होंगे जैसे कि पहला ऑप्शन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट। आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र किस ज़िले से बनवाया है, उस ज़िले का नाम इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक। अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया है। आगे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी। तो आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अधिकारी से बनवाया है, कहाँ से बनवाया है। एडीएम का ऑप्शन है, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार का ऑप्शन है। तो ये आप पता कैसे करेंगे, इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उस पर लिखा होता है। इसके अलावा डेट ऑफ इशू कैसे पता करेंगे, ये भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर लिखी होगी। और इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, ये सब चीज़ें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मिलेंगी। कहाँ पर है चलिए आपको बताते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश शासन यूपी का ही बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब पहले डोमिसाइल इशूइंग अथॉरिटी पता करने के लिए आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आप नीचे भी देख पाएंगे उप जिला अधिकारी
उप जिलाधिकारी मतलब एसडीएम। उप जिलाधिकारी का मतलब है कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा हमारा ये सर्टिफिकेट बना हुआ है। अगर आपको लिखा मिलता है कि जिलाधिकारी द्वारा तो आपने बनवाया है डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर से। अगर उप जिलाधिकारी लिखा मिल रहा है तो आपने बनवाया है एसडीएम से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से। और बाकी आपको आपके सर्टिफिकेट पर ये चीज़ लिखी मिल जाएगी। दूसरा, डेट ऑफ इशू कहाँ है, तो जारी दिनांक इंग्लिश में बनवाया है तो वहाँ पर लिखा होगा डेट ऑफ इशू, वो डालनी है। और तीसरा, आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, ये रहा ऊपर वाला आवेदन क्रमांक के सामने वाला। और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर कौन सा है, तो ये रहा प्रमाण पत्र क्रमांक, इसके नीचे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, ये दोनों नंबर आप यहाँ पर देख लें। और इसके अलावा नीचे भी आपको लिखा मिल जाएगा कि आपने कहाँ से बनवाया। आप यहाँ पर देख पाएंगे नीचे भी लिखा है सक्षम अधिकारी उप जिला अधिकारी, हमारा बना हुआ है एसडीएम के द्वारा। ठीक है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये चीज़ आप, ये सारी चीज़ आपको आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर लिखी मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप डाल देना। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू डाल दें। आप कितना पुराना होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एनटीपीसी के फॉर्म में जो डोमिसाइल जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपका 4 साल पुराना भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर 4 साल पुराना है तो आप नया बनवा लें। ठीक है, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आसानी से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा पुराना है, 8-10 साल पुराना है तो नया बनवा लीजिए। 2-3 साल पुराना है तो आप उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डाल दें। नीचे श्रेणी कैटेगरी डिटेल्स कैसे भरनी है, तो इसमें जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको कुछ नहीं डालना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, आपको आरक्षण मिलेगा। अगर 8 लाख से ऊपर हैं तो आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी माने जाएंगे, आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के छात्र और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को रिजर्वेशन मिलेगा, ये एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए। अंडरस्टैंड पर क्लिक करें, आप कुछ स्टेप्स यहाँ पर ओपन होंगे। कौन कौन से स्टेप्स ओपन होंगे, तो पहला स्टेप है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने किस डिस्ट्रिक्ट से बनवाया है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर डालिए। आगे है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, यूपी की किस अथॉरिटी से आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रहे हैं जो ऊपर आ रहे थे। अब ये चीज़ भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट पर ही लिखी मिल जाएगी। एक बार आपको दिखा देते हैं, डेट ऑफ इशू कहाँ पर होगी, इशूइंग अथॉरिटी और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर, ये कहाँ पर होगा एक बार आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब सबसे पहले देख लें कि इशूई डेट कौन सी है, तो डेट ये रही, इशू डेट यानी जारी दिनांक। ये डेट आपको ऊपर नीचे 2-3 जगह पर मिल जाएगी, ये डेट आपको डालनी है इशू डेट में। अब इशूइंग अथॉरिटी कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको नीचे। आप देख पाएंगे सक्षम अधिकारी तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित, तो ये हमारा बना है तहसीलदार के द्वारा। आपका अगर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी वगैरह जो जिससे बना होगा वो आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, यहाँ से देख कर डाल देना। ठीक है, जारी दिनांक भी आपको मिल जाएगी नीचे भी। और सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, तो ये रहा आवेदन प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये रहा। और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये रहा। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर में ये वाला नंबर डालना है नीचे वाला, और एप्लीकेशन नंबर में ऊपर वाला नंबर डालना है। ये सारे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये कितना पाना हो तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर अपना इशूइंग अथॉरिटी डाल दें, कहाँ से आपने बनवाया। ठीक है, अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। आगे इशू डेट आपको दिखाई दिए कहाँ पर है, वो यहाँ पर डाल दें। और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर में ऊपर वाला नंबर डालना था जो आपको बताया था, और सीरियल नंबर में नीचे वाला नंबर डालना था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देनी है। ठीक है, अब कितना पाना हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लीजिए 2022 का बना हुआ है तो 22 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए 2018 में आपने बनवाया था तो 2018 का भी चल जाएगा। 3 या 4 साल पुराना है तो ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना है तो फिर आप नया बनवा लीजिए। ठीक है, जैसे अगर 6 या 5 साल पुराना है तो नया बनवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कैटेगरी डिटेल्स और अपना जो डोमिसाइल डिटेल्स उसको फिल कर सकते हैं। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि NCL सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, तो NCL सर्टिफिकेट की ज़रूरत ठीक है ये पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अभी NCL की आपको ज़रूरत नहीं है, एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर केवल आपको
कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है, मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। एनसीएल सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रस्तुत करना होगा, लेटेस्ट बनवाकर, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है और परमानेंट एड्रेस फिल करना है इधर। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में पहले अपना राज्य फिल करिए, किस राज्य में आप रहते हैं, अपना राज्य सिलेक्ट कर लें और ज़िला, इस राज्य के अंदर आपका ज़िला कौन सा है अपना आप लोग यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके आगे एड्रेस, अपना फुल एड्रेस, आपका विलेज, मोहल्ला, जो भी अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डाल दें। अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर डाल दें, आपका पुलिस थाना कौन सा लगता है, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में इधर है परमानेंट एड्रेस, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर राज्य अपना आप सिलेक्ट होकर आ जाएगा और ज़िला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप परमानेंट कहाँ पर रहते हैं, कोई दूसरा ज़िला भी ले सकते हैं, मतलब एड्रेस चेंज करके भी डाल सकते हैं। अगर एक ही है तो आप एक ही एड्रेस डाल दीजिए, अपना फुल एड्रेस डाल दें, अपना पुलिस स्टेशन दोबारा, पिन कोड दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा। इसके बाद सेव पर क्लिक करके सेव कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है अदर डिटेल्स का। अब अदर डिटेल्स में पहला ऑप्शन है आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर पर डिपेंड हो तो यस, वरना नो लगा दें, नो सिलेक्ट रहेगा अपने आप। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन रह चुके हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर सिलेक्ट है ऑलरेडी। सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, थोड़ा यहाँ पर फेच होगी डिटेल, ठीक है। अब अगर आपने पहले आरआरबी की वेबसाइट पर कोई अपना फॉर्म, यूपी पीआरपीवी की वेबसाइट पर अपना कोई फॉर्म भरा है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर 10 की डिटेल फिल मिलेगी। अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो पैन का साइन दिखेगा। फिर इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से डिटेल खुलेगी। अब आपको यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम डालना है, हमारी डिटेल फिल है क्योंकि हमने इस वेबसाइट पर आकर अपना एक फॉर्म भर लिया है, तो यहाँ पर हमारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होकर आ रही है। अगर फिल नहीं हो आपकी तो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, पहले बोर्ड सेलेक्ट करिए। इसके बाद में अपनी पासिंग डेट यहाँ पर डालिए 10th की, रोल नंबर यहाँ पर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे और इसको आप लोग सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट करके अपलोड करने हैं आपको। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किसको, OBC SC ST EWS सभी कैटेगरी को, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है सभी लोगों को, ठीक है, चाहे जनरल के हों, सबको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट। अब 10th का सर्टिफिकेट क्या है और मार्कशीट क्या है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट अलग मिल रहा है 10th का और मार्कशीट अलग मिल रही है तो दोनों जगह अलग अलग अपलोड करिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट, यहाँ पर मार्कशीट। अब यूपी बोर्ड में क्या है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है तो आपको अलग अलग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, ठीक है, दोनों जगह पर, क्योंकि यूपी बोर्ड में एक ही मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट भी एक ही है और मार्कशीट भी वही है। तो अपलोड करने के लिए आपको दिखेगा ये ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर साइज़ देख लें, केवल PDF साइज़ मांगा गया है, 1 MB से कम का होना चाहिए साइज़, ठीक है, मैक्सिमम साइज़। अब कैसे करना है, तो ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें, अपनी PDF सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद में आपको शो होगा गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। क्या आप वास्तव में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक। और इसके बाद में आपका ये अपलोड हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा फाइनल सेव से पहले आप चेंजेस कर पाएंगे, वरना फिर फाइनल सेव करने के बाद में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आप लोग व्यू पर क्लिक करके इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके आगे है डोमिसाइल, इसी प्रकार से अपना डोमिसाइल अपलोड कर दीजिए। फिर 10th की मार्कशीट दोनों जगह पर अपलोड कर दीजिए। अगर सर्टिफिकेट अलग हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट, यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। साइज़ कितना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइज़ यहाँ पर आ जाएगा, PDF फाइल में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, आप इस प्रकार से अपलोड कर देंगे। और इसके बाद में नीचे आपको लाइव फ़ोटो अपना अपलोड करना है। सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़, कौन से फ़ोटो रिजेक्ट होंगे, तो इस तरह के फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। ये सैंपल है गलत फ़ोटो के और नीचे सैंपल है सही फ़ोटो का, इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ठीक। ये रिजेक्ट नहीं होगा, फ़ोटो रिजेक्ट नहीं होगा। लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। लाइव कैसे अपलोड करना है, तो आपको दिखेगा, पहले कैमरे का परमिशन दे दें, ठीक है,
कैप्चर लाइव फ़ोटो, इस पर क्लिक करके लाइव अपलोड कर देंगे। अगर आपके फ़ोन में परमिशन नहीं दी गई है तो पहले परमिशन दीजिए या फिर किसी दूसरे फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार परमिशन ओपन होने में दिक्कत आ जाती है, दूसरे फ़ोन में फॉर्म को लॉगिन करके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, फिर दोबारा अपने फॉर्म से फॉर्म भर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में कैमरे में आपका फ़ोटो आएगा। इसके बाद नीचे आपको दिखेगा सत्यापन के लिए कृपया अपनी आंखें झपकाएं, अपनी पलकों को ब्लिंक करेंगे। इसके बाद अपने आप फ़ोटो यहाँ पर फ्रेम में आकर कैच हो जाएगा, ठीक है, अपने आप कैप्चर यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद में नीचे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज़ है, छवि आकार 20 KB मिनिमम और न्यूनतम 5 KB से 20 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। ये साइज़ कर लें, फिर ब्राउज़ में जाकर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में सेव पर क्लिक करके सेव कर दें। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब अगला स्टेप है प्रेफरेंस का, ठीक है। पिछले 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। अब प्रेफरेंस आप लोग कौन सी रखना चाहेंगे,